का टॉपिक है हिप जॉइंट। इसको कवर करेंगे अपन इन 9 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले हेडिंग है अपनी फीचर्स। तो फीचर्स देखते हैं। हिप जॉइंट क्या है? एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट में भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। जो बॉल होती है वो बनाती है हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर जो होती है वो बनाती है इसका बॉल, और जो एसिटाबुलम कैविटी होती है वो बनाती है इसकी सॉकेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हेड ऑफ फीमर के अंदर अपने को क्या पढ़ना है कि हेड ऑफ फीमर तो ठीक है, ये इसके अंदर अटैच होता है। मतलब एक तरीके से अगर हेड ऑफ फीमर की बात करूँ तो ये मोर देन 2/3 ऑफ ए स्फीयर का होता है। इतना हिस्सा होता है, इस एक तरीके से शेप का होता है। अब बात क्या है कि ये पूरा का पूरा जो बॉल है वो अपने एसिटाबुलम कैविटी के साथ जॉइंट नहीं बनाता। इसमें कुछ सेंटर वाला हिस्सा होता है जो कि एसिटाबुलम कैविटी के साथ नहीं जुड़ता, वहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है। तो पूरा हेड जो होता है वो जुड़ता है एसिटाबुलम कैविटी के साथ एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। फोविया कैपिटिस क्या है? जो हेड ऑफ फीमर है उसके यहाँ पर एक ऐसी जगह है सेंटर में जहाँ पर एक खुरदरा सरफेस है। वहाँ पर क्या होता है? अपना लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर अटैच होता है। कहाँ पर? फोविया कैपिटिस पर। ये कहाँ पर है? हेड ऑफ फीमर के ऊपर है। तो अपन ने बाल के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी, एक बार फीचर्स देखनी थी, वो देख चुके हैं। अब देखते हैं एसिटाबुलम कैविटी के बारे में। तो एसिटाबुलम कैविटी जो है वो एक तरीके से कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसमें से एक तरफ से नोच है। मतलब ऐसा समझो कि ये है और इस तरफ से पूरा गोल है, लेकिन एक तरफ से एक नोच बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो होता है ल्यूनेट सरफेस, और एक होता है एसिटाबुलम नोच, और एक होता है एसिटाबुलम फोसा। ये कैविटी है। कैविटी की अगर ऐसा समझो कि सिर्फ जो रिम वाला हिस्सा है, सिर्फ मतलब ऐसा समझो कि जो बीच का जो सेंटर मोस्ट पार्ट है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होता। कैसे कॉन्टैक्ट में नहीं होता? जैसे अपना हेड ऑफ फीमर जो था वो भी कॉन्टैक्ट में नहीं होता, वैसे ही सेंटर का पार्ट जो होता है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होता। उसको बोलते हैं एसिटाबुलम फोसा। ठीक है, ये बात हुई कि एसिटाबुलम फोसा क्या है? सेंटर एरिया ऑफ एसिटाबुलम है। अच्छा, एसिटाबुलम तुम्हें पता ही है कि हिप बोन में 3 बोन होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 है, और तीनों ही एक तरीके से अपना हेल्प करती हैं एसिटाबुलम कैविटी को बनाने में। मतलब एसिटाबुलम कैविटी के अंदर इन तीनों बोन्स के पार्ट आते हैं। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं एसिटाबुलम नोच। एसिटाबुलम नोच ये है कि मैंने बोला ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, एक तरफ से ये समझो कि ये कैविटी जो है वो एक तरफ से टूटी हुई है। तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो एक तरीके से नोच, एक गड्ढा है, तो उसको बोल दिया एसिटाबुलम नोच। ठीक है, और अब बात बच गई ल्यूनेट सरफेस। जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको छोड़ के और जो नोच वाला हिस्सा है उसको छोड़ के जो बचा हुआ ये वाला जो पेरीफ्री वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूनेट सरफेस। तो एक्चुअल में जो जॉइंट बन रहा है वो ल्यूनेट सरफेस और इधर हेड ऑफ फीमर के साथ में बन रहा है। तो इसका सेंटर वाला हिस्सा छोड़ना है, इसका नोच और फोसा छोड़ना है। तो एक्चुअल में जो अटैचमेंट है हिप जॉइंट की वो सिर्फ इस ल्यूनेट सरफेस और हेड ऑफ फीमर के साथ में है। तो ये हो गई अपन ने फीचर्स की बात करी। अब लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स के अंदर आते हैं 3 टाइप के लिगामेंट। अपने को पता है कोई भी मोस्टली जो अपने मेन जो जॉइंट होते हैं उनके बाहर क्या होता है? कैप्सूल होता है। कैप्सुलर लिगामेंट बोलते हैं जिसे। तो हिप बोन के केस में, हिप जॉइंट के केस में क्या है कि इंट्रा कैप्सुलर भी कुछ लिगामेंट होते हैं और कैप्सुलर लिगामेंट तो है ही। तो इंट्रा कैप्सुलर, कैप्सुलर, और तीसरा हो गया एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो 3 टाइप के अपने को यहाँ पर लिगामेंट पढ़ने हैं। तो अभी देखते हैं, इसके लिए इसको रब करता हूँ। तो बात करते हैं लिगामेंट्स की। तो मैंने बताया इंटरकैप्सुलर, कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंटरकैप्सुलर मतलब कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर की चीज़ें। तो कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर जो एक चीज़ मैं बता चुका हूँ वो ये है कि
यहाँ पर जो अपना फोविया कैपिटिस है वहाँ से लेकर के ये जो एसिटाबुलर नोच था यहाँ तक एक लिगामेंट जा रहा था जिसका नाम क्या था, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, जो कि ट्रेंगुलर शेप का है। तो इसके अगर एपेक्स की बात करूं तो जो एपेक्स है इसका वो अटैच होता है किससे, अपना हेड ऑफ फीमर से, या फिर मैं बोलूं फोविया कैपिटिस से, फोविया कैपिटिस से अटैच हो गया, ठीक है। और जो इसका बेस है वो किससे अटैच हुआ, बेस जो होता है वो अटैच होता है किससे, अपने एसिटाबुलर नोच के, एसिटाबुलर न बोल करके यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखी वो अभी बताऊंगा। देखो मैंने बताया था कि ये क्या है, एसिटाबुलम है, और ये जो है ये क्या है, नोच है। तो जो अपना ये जो मैं लिखा हुआ है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, या फिर मैं बोल लूँ इसको ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, पूरा नाम ये है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट का काम ही ये है कि ये जो नोच था इसको फिलअप करना और एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करना। अब ये इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये वो वाली जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं। तो अगर यहाँ पे हड्डी होगी तो उसके अंदर से कैसे जाएंगी, इसलिए यहाँ पर एक नोच छोड़ दिया और नोच को कवर करने के लिए ट्रांसवर्स लिगामेंट, और ट्रांसवर्स लिगामेंट ने इस नोच को किस में कन्वर्ट कर दिया, फोरामेन में कन्वर्ट कर दिया। फोरामेन मतलब ऊपर से इस चीज़ को कवर कर दी लेकिन नीचे जगह छोड़ दी थोड़ी सी, जिसके थ्रू अपनी ऑब्टरेटर आर्टरी वगैरह अंदर जाती हैं, ठीक है। तो अब मैंने बात की इसकी लॉन्ग हेड ऑफ लिगामेंट ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ फीमर। तो इसका बेस कहाँ पे अटैच हो रहा था, ट्रांसवर्स लिगामेंट के। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट पे अटैच क्यों हो रहा है वो समझ में आया, क्योंकि ट्रांसवर्स लिगामेंट ने इस एसिटाबुलर नोच को फिलअप कर दिया था। अब बात करूँ एसिटाबुलम लेब्रम, जहाँ अपन ने शोल्डर जॉइंट में भी पढ़ा था ग्लिनोइड लेब्रम, वहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी थी, यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटाबुलर लेब्रम। इसका काम क्या है, सेम काम है। पहली चीज़ कि ये जो अपना जॉइंट है, जॉइंट की जो कैविटी है, उस कैविटी मान लो इतनी थी ये कैविटी, और उसके ऊपर मान लो इसका नाम है कि इसका काम ये है कि ये एक रिम बना लेता है, उस कैविटी के ऊपर एक रिम बना लेता है। तो रिम बनाने से क्या हुआ, एक तो इस कैविटी की डेप्थ बढ़ गई, ठीक है, पहली चीज़ ये कि इसकी डेप्थ बढ़ गई, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसने, अब मान लो कि ये हेड ऑफ फीमर इसके ऊपर गया और यहाँ पर एक रिम आगे की तरफ आ रही है, तो ये क्या है मेरी, ये है नेक ऑफ फीमर, ये लेसर ट्रोकेंटर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, और इनके बीच में होती है अपनी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। और ये तो हो गया एंटीरियर व्यू, और पोस्टीरियर में यहाँ पे क्या होती है, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट होता है पीछे की तरफ, तो आगे की तरफ होती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, पीछे की तरफ इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तो पहला पॉइंट की डेप्थ बढ़ा दी, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसने नैरो कर दिया किसको, जो माउथ था कैविटी का। अब मान लो ये ऐसी थी कैविटी, और इसके ऊपर अगर जब रिम बनेगी तो वो रिम जो होगी वो नेक के पास में आएगी, और नेक क्या है, शैलो है, सॉरी पतली है। तो पतली होने के कारण जो हेड है वो अंदर स्टक कर जाएगा। तो ये भी एक तरीके से क्या काम किया इसने, दो काम कर दिए, डेप्थ बढ़ा दी और नेक को सराउंड कर लिया। अब बात करते हैं अगले लिगामेंट की, कैप्सुलर लिगामेंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट का क्या काम है, सिंपली पूरे जॉइंट को कवर करना। पूरे जॉइंट को कवर किया, तो पूरे जॉइंट को जब कवर किया तो इसमें अंदर क्या क्या आ गया, अंदर ये सारी चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर ही आ गई। उसके अलावा और अंदर क्या है, अंदर अपना हेड ऑफ ह्यूमरस है, उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा नेक का भी है, और जो अपना फाइब्रस कैप्सूल है उसका भी इंटीरियर सरफेस एक तरीके से इसके अंदर ही काउंट होगा। तो कैप्सुलर लिगामेंट का मेन काम क्या है कि इसके अंदर ये अपनी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो जो मैंने बताया कि इसके अंदर जो है वो सभी चीज़ की किसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, साइनोवियल फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आएंगी। तो अपने इधर से कैप्सुलर लिगामेंट खत्म होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट की। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट में क्या है, तीन हो गए। अपन ने पढ़ा था ना इलियम इस्चियम प्यूबिस, तीन बोन पड़ी थी। अब तीनों बोनों ने मिलकर एसिटाबुलम कैविटी बनाई, और वो एसिटाबुलम कैविटी ने कॉन्टैक्ट किया किसके साथ, फीमर के साथ। तो लिगामेंट्स के जो नाम है वो दोनों के नाम को जोड़ के ही बने हैं। जैसे कि पहला बना इलियोफीमोरल लिगामेंट, इलियोफीमोरल, इस्चियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल।
नाम याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, उधर भी नाम याद करने में डिफिकल्टी नहीं थी, इधर तो बिल्कुल आसान है क्योंकि बोन के नाम पे ही लिगामेंट का नाम है। तो इलियोफ्यूमरल लिगामेंट मैंने बोला था, वहाँ पर लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर था, वो भी ट्रायंगुलर था, और ये भी होता है ट्रायंगुलर शेप का ही होता है, या फिर इसको बोल दूँ इन्वर्टेड वाई शेप, इन्वर्टेड वाई शेप का होता है। तो एक तरीके से इसका फिर से एक एपेक्स बना, ठीक है, और एक क्या बना, बेस बना। तो एपेक्स किससे कनेक्ट हुआ, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। मैंने जब तुम्हें लोअर लिम्ब की मसल्स पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो अपनी इलियम होती है उसके आगे की तरफ 2 क्रस्ट होते हैं ऐसे, ठीक है, एंटी स्पाइन सॉरी, हाँ। तो इलियाक क्रस्ट से जैसे ही अपन आगे की तरफ आते हैं तो क्रस्ट आता है, तो एंटीरियर में इसलिए एंटीरियर और सुपीरियर में इसलिए एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन बोल रहे थे। उसके बाद नीचे वाला होता था इंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। तो यहाँ पर जो अपना लिगामेंट अटैच हो रहा है इलियोफीमरल, वो इलियम के एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से अटैच हो रहा है। और जो बेस की बात करूँ तो बेस अटैच हो रहा है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन से, और इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन कहाँ पर है, एंटीरियर में है। तो अब देखो कि ये जो डायग्राम था मैंने बनाया कि ये बन गया मान लो ऐसा बना है, ये है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, और यहाँ पर कहीं पर है अपना एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। तो ये लिगामेंट कुछ कुछ ऐसा है, समझ में आया डायग्राम, ऐसा है। तो ऐसा है, तो यहाँ पर फाइबर आए, तो फाइबर आए तो 3 टाइप के फाइबर आ गए। एक तो वो जो कि बिल्कुल वर्टिकल हैं, तो जो लेफ्ट वाले हैं सॉरी मतलब जो मीडियल साइड के हैं, ये मीडियल साइड होगी ना, ये मीडियल है, ये लेटरल है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये बात है। तो जो मीडियल वाले जो फाइबर थे वो वर्टिकल दिख रहे हैं, तो अपन इसके लिए ये लिख सकते हैं कि इसमें 3 टाइप के फाइबर होते हैं, जो कि एक तो होते हैं वर्टिकल। वर्टिकल कौन से हैं, जो मीडियल हैं वो वाले तो वर्टिकल हैं, और जो ओब्लिक जो हैं वो कौन से हैं, लेटरल वाले। और इसके अलावा एक बात ये लिख सकते हैं कि ये जो हैं ऊपर वाले जो हैं, ये वाले जो लिगामेंट हैं ये थिक होते हैं, और ये बाकी सारे थिन होते हैं। तो ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है। इसके बारे में इतना ही इलियोफीमरल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस्चियोफीमरल। इस्चियोफीमरल मतलब इस्चियम बोन से लेके फीमर बोन तक। तो यहाँ पर आ गया इस्चियम से लेकर के ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये कहाँ पर अटैच हो रहा था, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे, ये कहाँ अटैच हो रहा है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच हो रहा है। अब बात करें प्यूबोफीमरल की, ये भी ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो एक एपेक्स होगा एक बेस होगा। एपेक्स जो होता है वो अपना जो इलियोफीमरल लिगामेंट जो होता है, ये इलियोफीमरल लिगामेंट है, इसी के साथ में अटैचमेंट इसके साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसका एपेक्स भी वैसा ही था, इसका एपेक्स भी वैसा ही है। अब बेस की बात करूँ तो इसका इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे जा रहा था, इसका जा रहा है इलियोपिबिक इमिनेंस पे। इलियोपिबिक इमिनेंस क्या है, इलियम और जो प्यूबिस बोन ऐसे एमिनेंस बनाती हैं। ये मान लो इस तरफ अपनी प्यूबिस बोन है और ये पीछे इलियम है, और इधर क्या है, इस्चियम। तो इलियम और प्यूबिस के बीच में ये जो एक रेमस सी बन गई, इसको बोलते हैं इलियोपिबिक एमिनेंस। तो इसी के साथ अपने लिगामेंट्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें से अपना ये इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बर्सा की। बात करते हैं बर्सा की। तो बर्सा अपने को 3 पढ़ने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नाम देख लो। एक तो होता है अंडर ग्लूटियल मैक्सिमस मसल, उसके अलावा अंडर ग्लूटियल मीडियस एंड मिनिमस, और उसके अलावा अंडरलाइन अंडर इलियोपसॉस मसल। बर्सा का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है कि बर्सा का मतलब होता है एक पानी की थैली। यूज क्या है, अगर किसी जॉइंट के ऊपर मसल्स की अटैचमेंट है, तो जब जॉइंट की मूवमेंट होती है तब वो मसल बोन के अगेंस्ट रब करती है, तो फ्रिक्शन से मसल डैमेज ना हो जाए, इसलिए अपन बीच में एक पानी की थैली रख देते हैं, बोले तो बर्सा रख देते हैं, जिसका काम होता है उस फ्रिक्शन को रोकना। तो यहाँ पे बर्सा का काम वही है, इनको ये जो मेजर मसल हैं अपनी उनके नीचे रख दिया अपन ने। तो एक अपन लिख सकते हैं अंडर ग्लूटियल मैक्सिमस के भी अपन अलग से 2-3 टाइप पढ़ते हैं, कोई 2 पढ़ता है, कोई 3 पढ़ता है, कोई 4 पढ़ता है। ऐसे ही मैंने वो लिखा ग्रेटर ट्रोकेंटर और ग्लूटियल मैक्सिमस के बीच में। तो ये क्या हो गया, ट्रोकेंट्रिक बर्सा, ट्रोकेंट्रिक बर्सा बोल देंगे इसको, ठीक है। उसके अलावा मान लो इस्चियल ट्यूबरोसिटी और ग्लूटियल मैक्सिमस के, तो इसलिए इस्चियल बर्सा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, पर तुम ऐसे ही ध्यान में रखो कि हाँ हिप जॉइंट में भी बहुत सारे बर्सा होते हैं, लगभग 7 या 8 बर्सा होते हैं। मैंने कुछ ही मेंशन किए हैं क्योंकि ये अपनी बीडी चौरसिया में किसी में दे रखे हैं, किसी में नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी कवर कर दिया। अब बात करते हैं फैक्टर प्रोवाइडिंग हिप जॉइंट स्टेबिलिटी।
तो इससे क्या मतलब है कि हिप जॉइंट है या फिर बोलो कि शोल्डर जॉइंट है, वो है क्या, वो एक साइनोवियल जॉइंट है और उसमें भी बॉल एंड सॉकेट। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर किसी टाइप के जॉइंट में है तो वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें इतनी ज़्यादा मोबिलिटी है तो उसके बाद भी वो चीज़ स्टेबल कैसे रह रही है, वो चीज़ टूट क्यों नहीं रही, फ्रैक्चर क्यों नहीं हो रहे, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, अपन वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है, एसिटाबुलम से मतलब मेरा ये है कि एसिटाबुलम जो कैविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है और उसके ऊपर से इसके साथ में ऐड हो जाता है एसिटाबुलर लेब्रम। तो एसिटाबुलर लेब्रम ने क्या किया, इसकी डेप्थ को और बढ़ा दिया और इसका जो माउथ है उसको और नैरो कर दिया, जिसकी वजह से अच्छे से ये हेड ऑफ फीमर को होल्ड कर पाएगी। अच्छा, मैंने ये बताया था कि मान लो ये है मेरी ग्लिनोइड कैविटी और ये है हेड ऑफ फीमरस, ठीक है, ये बताया था मैंने, ये बताया था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ फीमर की, तो फीमर के बारे में मैंने लिखा है कि फीमर की जो नेक है वो उसकी लेंथ और ओब्लिसिटी, क्योंकि अगर ये नेक बड़ी है ना उसकी वजह से ये अच्छे से फिट हो पाती है अंदर, और जो माउथ होती है वो उसको अच्छे से उसको और नैरो हो पाता है, जिसकी वजह से ये बाहर निकल नहीं पाती। तो एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरी चीज़ इसका जो एंगल है वो वर्टिकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एसिटाबुलम कैविटी ऐसी है और नीचे से फीमर ऐसे जुड़ रही है, ऐसी नहीं है, ये एक एंगल पे है। तो इसका जो एंगल है नेक का, जो ओब्लिक एंगल है, इसको बोलते हैं ओब्लिक पोजीशन ऑफ नेक। तो ये ओब्लिसिटी जो है इसकी नेक की और इसकी जो लेंथ है वो भी एक फैक्टर प्रोवाइड करती है इसकी स्टेबिलिटी के। अच्छा, उसके बाद अपने अभी तक जितने भी लिगामेंट्स पढ़े थे, 3 इंट्राकैप्सुलर पढ़े, फिर कैप्सुलर लिगामेंट पढ़े, फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर पढ़े, ओवरऑल वो कर क्या रहे हैं, वो एक तरीके से जो अपनी हिप बोन है उसको फीमर के साथ जोड़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये तो जॉइंट है, लेकिन जॉइंट के चारों तरफ भी और ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उनका फंक्शन क्या है, वो है अपने स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। जो मसल्स होंगी वो भी ऐसी ही होंगी, हिप जॉइंट के सराउंडिंग मसल पड़ेंगे, उनकी अटैचमेंट भी ऐसी होती है कि एक तरफ से तो वो हिप जॉइंट पे अटैच है और दूसरी तरफ से फीमर से अटैच है, तो वो भी क्या प्रोवाइड कर रही हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये चीज़ें अपन ने अपने पॉइंट कर लिए। आपने सबसे पहले फीचर्स देखा, फिर लिगामेंट्स, फिर बर्सा, अब देख लिया फैक्टर प्रोवाइडिंग हिप जॉइंट स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन और डायग्राम बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं ये 2 हेडिंग बता देता हूँ, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ये साफ करता हूँ एक बार। बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई होती है इन 5 आर्टरी के थ्रू। नाम क्या है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, सॉरी फीमरल आर्टरी। ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब अपन शोल्डर जॉइंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी पढ़ते हैं। वहाँ पे नाम दोनों लगभग सिमिलर हैं, बस ये है वहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है और यहाँ पर मीडियल और लेटरल होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि शोल्डर जॉइंट की जब बात आए तो वहाँ पर लिखना है एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स मतलब नेक के चारों तरफ घूम रही है, और ह्यूमरल मतलब वो ह्यूमरस पे है। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। तो यहाँ पर भी फ्यूमरस के नेक के चारों तरफ घूम रही है, क्या, एक एंटीरियर से घूम रही है, एक लेटरल साइड से घूम रही है, एक मीडियल साइड से घूम रही है। तो ऐसे करके इन आर्टरियों के नाम याद रखने हैं अपने को। उसके अलावा सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये नाम इधर भी आएगा जब अपन इसकी नर्व सप्लाई पढ़ते हैं। ये है इसकी ब्लड सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई है ये। तो नर्व सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा अपना सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आएगा इधर। तो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ग्लूटियल रीजन है पूरा पीछे बटक्स वाला रीजन। तो उधर अपनी 2 ही चीज़ें होती हैं, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और नर्व में भी 2 होती हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ मसल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो जॉइंट को सप्लाई दे रही हैं। तो जॉइंट के केस में ये ध्यान में रखना है, आर्टरी तो दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी दोनों सप्लाई देती हैं, लेकिन नर्व सिर्फ एक देती है। वो क्यों देती है उसका रीज़न भी दूंगा मैं, कि अपन ऐसे देखो कि अगर मैं पोजीशन देखूं, अपने को पता है पीछे जो ग्लूटेस वाला रीजन होता है वहाँ पे 3 मसल होती है मेन, जो ग्लूटियल के नाम पे है, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मिनिमस। तो एक तरीके से जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है ग्लूटियल मैक्सिमस, ठीक है। उसके बाद होती है मीडियस, ग्लूटियल मीडियस, और उसके बाद होती है ग्लूटियल मिनिमस। ऐसी ही होती हैं ये तीनों की, ये होती हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पर जब नर्व की बात करते हैं, आर्टरी तो चल ठीक है दोनों ही सप्लाई कर रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नर्व सिर्फ सुपीरियर वाली क्यों कर रही है, क्योंकि ये जो
मीडियस और जो मिनिमस हैं इनको सप्लाई करने वाली नर्व का नाम होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और जबकि जो ग्लूटियल मैक्सिमस जो बाहर वाली है, जो सबसे बड़ी है, उसको सप्लाई करने वाली नर्व का नाम होता है इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। तो अब सोचो कि ये जो जॉइंट है, जॉइंट तो बाहर थोड़ी है, जॉइंट तो बिल्कुल सेंटर में है, तो सेंटर की तरफ जो नर्व सप्लाई कर रही होगी वही जॉइंट को सप्लाई करेगी। तो ये एक रूल भी होता है कि अगर मान लो कोई जॉइंट है, उसके ऊपर से कोई मसल जा रही है, उसके रिलेशन में जो मसल है, तो उस मसल को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है वो नर्व उस जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। तो उस तरीके से उस रूल के थ्रू भी अपन देख सकते हैं कि जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है वो सप्लाई कर रही है ग्लूटियल मीडियमस और मिनिमस को, जिसके लिए वो हिप जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। उसके अलावा ऑब्टूरेटर आर्टरी, ऑब्टूरेटर आर्टरी तो अपने को पता ही है, क्यों? क्योंकि हिप बोन में क्या होता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है जिसके थ्रू आर्टरी आती है, ऑब्टूरेटर आर्टरी। ठीक है, अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में अपन कैसे याद रखेंगे नर्व सप्लाई को? अगर तुम्हें लोअर लिम्ब की मसल वाली वीडियो याद हो तो मैंने बोला था कि लेग थाई के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। एंटीरियर कंपार्टमेंट को जो नर्व सप्लाई करती है पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट को, उसको बोलते हैं फीमोरल नर्व। मीडियल को जो सप्लाई करती है उसे बोलते हैं ऑब्टूरेटर नर्व, और जो पोस्टीरियर को कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है उसको बोलते हैं सियाटिक नर्व। तो वही नाम इधर लिखने हैं। मैंने क्या लिखा? फीमोरल नर्व लिखा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरी चीज़ मैंने लिखी ऑब्टूरेटर नर्व, यहाँ पे लिखा था ऑब्टूरेटर आर्टरी, क्योंकि ये आर्टरी भी सेम है, आगे की तरफ जो सप्लाई करती है उसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, और मीडियल साइड में सप्लाई करती है उसको ऑब्टूरेटर आर्टरी बोलते हैं। और उसके बाद मैंने लिखी नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये सियाटिक नर्व की एक ब्रांच है। तो वो सीधी नर्व सप्लाई करके इस मसल को जो नर्व सप्लाई कर रही है वही उस अंडरलाइन जॉइंट को भी सप्लाई करती है। तो ये अपनी बात हुई ब्लड सप्लाई की और नर्व सप्लाई की। तो कैसे ध्यान में रखना है वो अपने को पता है कि 2 आर्टरी तो ऐसे याद में रख लेंगे जो ह्यूमरस से रिलेटेड है। उसके अलावा अपन याद रखेंगे कि मीडियल क्वाड्रेंट में ऑब्टूरेटर आर्टरी सप्लाई करती है, तो ऑब्टूरेटर आर्टरी लिखेंगे। सेम इधर ऑब्टूरेटर नर्व लिखेंगे। उधर आगे की तरफ अपन ने क्या लिखना है कि पीछे ग्लूटियल रीजन था तो वहाँ से सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी आई, इस केस में सिर्फ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आई। और उसके अलावा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करने वाली नर्व का क्या नाम है? फीमोरल नर्व। तो वो मैंने लिख दी। अब बात है, अब ये जो अब पॉइंट बच गए, मैंने इन 2 पॉइंट को पहले कवर कर दिया, 7 और 8 को। अब मैं इनके ऊपर आता हूँ, रिलेशन एंड डायग्राम के। उसके ऊपर आने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ जनरल बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए लोअर लिम्ब के बारे में, हिप जॉइंट से तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी। तो जैसे कि मैंने पहली चीज़ बताई कि थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कौन से? लेटरल बोल रहा हूँ। एक तो होता है मीडियल कंपार्टमेंट, एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो मीडियल कंपार्टमेंट में क्या आता है? मीडियल कंपार्टमेंट में आता है अपने सबसे पहले आती है सोआस मेजर, ग्रेसिलिस, उसके अलावा अपनी आती है मीडियल है ना, तो अडक्टर सारी आएंगी। अडक्टर 3 होती हैं। अडक्टर का मतलब वो मसल जो कि अडक्शन करा रही हैं। अडक्शन मतलब जो कि जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से अपने लिम्ब की मूवमेंट मिड लाइन की तरफ होती है, बॉडी की मिड लाइन की तरफ। तो अडक्टर एक हो गया मैग्नस, एक होता है लॉन्गस और एक होता है ब्रेविस। तो ये अपने मीडियल कंपार्टमेंट की मसल हो गई। एंटीरियर कंपार्टमेंट में दो तीन ही पढ़ते हैं। एक तो होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, उसके अलावा अपन पढ़ते हैं सार्टोरियस, और एक होती है जेन्यू सार्टोरियस। इन मसल को भी अलग से बता चुका मैं। क्वाड्रिसेप्स के अंदर खुद में 4 मसल होती हैं, एक रेक्टस फीमोरिस, एक वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडिएट। ये 4 मसल क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 सेप्स हैं, 4 हेड हैं जिसके। पोस्टीरियर की बात करूँ तो पोस्टीरियर में अगर ग्लूटियल रीजन की बात नहीं करके मैं सिर्फ थाई की बात करूँ तो वहाँ पर आती हैं अपनी ये जिनको अपन बोलते हैं, प्लेयरों को देखा होगा दौड़ते दौड़ते क्या बोलते हैं कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया, तो हैमस्ट्रिंग मसल आती है पीछे। हैमस्ट्रिंग मसल की क्वालिटी मैंने मसल्स वाली टॉपिक में बता चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे नाम लिखूंगा। एक होती है अपनी बाइसेप्स फीमोरिस, उसके अलावा सेमी टेंडनेसिस, सेमी मेम्ब्रेनेसिस। ये मैंने नाम क्यों लिखे? ये नाम मैंने इसलिए लिखे कि ताकि तुम्हें एक आइडिया हो कि थाई के अंदर चीज़ें कैसी हैं। क्यों? क्योंकि थाई ही तो कंटिन्यूएशन है, हिप जॉइंट से आगे थाई तो कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर जो मसल होंगी उनको मैं एक तरीके से हिप जॉइंट में भी लिख सकता हूँ,
क्यों लिख सकता हूँ, अगर मेरे को ये मसल याद रहेगी मीडियल साइड में ये है तो मैं लिख दूंगा कि जो थाई की अपनी जो मीडियल साइड है वो हिप जॉइंट की भी मीडियल साइड है, थाई की जो पोस्टीरियर साइड है वो हिप जॉइंट की पोस्टीरियर है, इसकी एंटीरियर है वो हिप जॉइंट की भी एंटीरियर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हिप जॉइंट की, तो हिप जॉइंट के अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो एंटीरियर में कुछ होगा, पोस्टीरियर में कुछ होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। लेकिन मैंने बोला लेटरल और मीडियल भी बोला था मैंने, तो अब लेटरल में किस चीज़ से अटैच है, मीडियल में किस चीज़ से अटैच है? लेटरल में तो हेड ऑफ फीमर ही आ गया, समझ रहे हो, और मीडियल में क्या आया, एसिटेबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन, यही आ गई। उसके अलावा और क्या चीज़ बच गई, अब सुपीरियर और इन्फीरियर बच गई। मतलब जो सुपीरियर बोल रहा हूँ मैं वो एक तरीके से हिप जॉइंट का सुपीरियर बोल रहा हूँ कि हिप जॉइंट के सुपीरियर में, समझ रहे हो बात को मेरी। तो इसी एक तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, दूसरी अपने को क्या बात पता होनी चाहिए, अपने को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए फ्यूमरल ट्रायंगल का, कि जो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन होता है वहाँ से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक अपना इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, और इससे नीचे अपनी होती है यहाँ पर फ्यूमरल ट्रायंगल। ठीक है, फ्यूमरल ट्रायंगल, तो फ्यूमरल ट्रायंगल की जो मसल्स होंगी वो भी हिप जॉइंट के रिलेशन में आएंगी, वहाँ पे जो आर्टरी वेन वगैरह नर्व वगैरह होंगी वो भी इसके रिलेशन में आएंगी। क्यों? क्योंकि हिप जॉइंट एक तरीके से इस इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे ही तो है। ठीक है, ये बात पता चली अपने को। और अपने को सिर्फ नर्व वाली बात ध्यान में रखनी है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को कौन सप्लाई करती है, फ्यूमरल नर्व, बीच वाले मीडियल साइड को ऑब्टरेटर और पीछे वाली को सियाटिक नर्व। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिलेशन की। अब आते हैं इस हेडिंग के ऊपर रिलेशन। तो रिलेशन में सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियर रिलेशन मैंने बोला कि एंटीरियर में क्या होगा, हिप जॉइंट के एंटीरियर में है क्या, तो हिप जॉइंट के एंटीरियर में आई फ्यूमरल ट्रायंगल। तो फ्यूमरल ट्रायंगल की बातें लिखूंगा मैं। तो फ्यूमरल ट्रायंगल के कंटेंट में क्या पढ़ा है अपन ने आज तक, ये पढ़ा है कि वहाँ पे फ्यूमरल आर्टरी होती है, फ्यूमरल वेन होती है, फ्यूमरल नर्व होती है। तो तीन चीज़ें आ गई एंटीरियर रिलेशन में किसके, हिप जॉइंट के। उसके बाद मैंने लिखा इलियोश्वास टेंडन, इलियोश्वास जो मसल है मेरी उसका टेंडन, और रेक्टस फ्यूमरिस का स्ट्रेट हेड। अब रेक्टस फ्यूमरिस कहाँ की मसल है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है। मैंने बोला था क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरिस 4 मसल होती हैं, उनमें से एक मसल होती है रेक्टस फ्यूमरिस और 3 होती हैं वास्टस। ठीक है, तो ये हो गई एंटीरियर कंपार्टमेंट, अपने को समझ में आया। क्यों? क्योंकि ये बातें मैं लिख चुका हूँ। श्वास मेजर थी। ठीक है, अब बात करें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में तुम्हें अगर डिसेक्शन किया हो फर्स्ट ईयर में तो याद होगा कि जैसे ही तुमने ये अपन ने सबसे पहले हिप की सुपरफिशियल फेसिया हटाई, फिर फैट हटाई, उसके बाद डीप फेसिया हटाई, उसके बाद सबसे पहले हमने देखी थी अपनी ग्लूटियल मैक्सिमस। और ग्लूटियल मैक्सिमस को जैसे ही अपने काट के रिफ्लेक्ट किया तो अपने को नीचे एक ऐसे बैंड दिखा था, एक मसल का एक वैसे बैंड दिखा था, उसको पेरीफॉर्मिस मसल बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक लैंडमार्क है किस चीज़ का, सियाटिक नर्व को ढूंढने का। क्योंकि पेरीफॉर्मिस के नीचे जब अपन ऐसे पालपेट करेंगे तो वहाँ पर अपने को मिलेगी सियाटिक नर्व। तो ये बात अपने पता होनी चाहिए, इतनी सी बात, ज़्यादा नहीं, कम से कम इतनी पता होनी चाहिए। तो उसी के थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपने को ग्लूटियल मैक्सिमस मिली। ग्लूटियल मैक्सिमस को जैसे ही मैंने हटाया वहाँ पर पेरीफॉर्मिस दिखी थी ऐसे बैंड की फॉर्म में, और बैंड की फॉर्म में से मैंने ऐसे उस बैंड से एक नीचे एक स्टोक सी निकल रही थी, उसका नाम था सियाटिक नर्व। और उसके अलावा वहाँ पर मसल और होती हैं, ऑब्टूरेटस इंटरनस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस जो है वो मेरी आगे भी आती है, इन्फीरियर कंपार्टमेंट में भी आती है। क्यों? क्योंकि इसका जो मसल होती है वो तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रह जाती है, लेकिन इन्फीरियर साइड में इसकी टेंडोन आ जाता है। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, सुपीरियर और इन्फीरियर जेमिली। तो इन जेमिली का एक बात ध्यान में रखना कि जहाँ पर भी जेमिली आए तो ये साथ में, ये ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है वो साथ में चलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी होती है, ये ऑब्टूरेटर इंटरनस है तो उसके एक तो ये सुपीरियर जेमिली और एक है इन्फीरियर जेमिली, ये ऐसे तीनों मसल साथ में चलती हैं। तो ये क्या है, ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये सुपीरियर जेमिली और ये इन्फीरियर जेमिली। ठीक है, ये बात समझ में आई। और उसके अलावा क्वाड्रेटस फीमोरिस। तो यहाँ पर एक डाउट होती है कि कहीं पे अपन क्वाड्रेटस फीमोरिस लिख रहे हैं, कहीं पे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस लिख रहे हैं। तो ऐसे ध्यान में रखना कि एक है एंटीरियर कंपार्टमेंट में और एक है अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, या फिर मैं बोलूँ ग्लूटियल रीजन में। इनका लॉजिक क्या है, कैसे याद रख सकते हो? मैं तो बड़ा गंदा सा लॉजिक बनाया था कि जिसकी स्पेलिंग में टी आ रहा है, टी फॉर टट्टी, टट्टी पीछे से करते हैं। तो क्वाड्रेटस जो होती है वो पीछे होती है और क्वाड्रिसेप्स जो होती है वो आगे की तरफ होती है।
बड़ा गंदा लॉजिक था। अब बात करते हैं अगले की सुपीरियर। सुपीरियर रिलेशन क्या है इसके? सुपीरियर रिलेशन में मतलब कि रेक्टस फ्यूमरिस मैंने पहले यहाँ बताया था एंटीरियर में भी, लेकिन एंटीरियर में यहाँ पे था इसका स्ट्रेट हेड, यहाँ पर आएगा इसका रिफ्लेक्टेड हेड। इसके दो हेड होते हैं रेक्टस फ्यूमरिस के। इन लोअर लिम्ब की मसल जहाँ पे डिस्कस की थी वहाँ पे ये बात मैंने डिस्कस कर रखी है, स्ट्रेट हेड और रिफ्लेक्टेड हेड क्या होते हैं। उसके अलावा तीनों ग्लूटियस, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। अब तुम सोचोगे कि ये मसल तो पोस्टीरियर ग्लूटियल रीजन की है, लेकिन जो हिप जॉइंट की जो लोकेशन होती है वो इस ग्लूटियल रीजन के इन्फीरियरली होती है। मतलब कि ऐसा समझो, डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा, डायग्राम जो बनाऊंगा, ठीक है। तो तुम बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि इनकी जो लोकेशन होती है वो हिप जॉइंट के रिस्पेक्टिवली ऊपर की तरफ होती है। लेकिन ग्लूटियल मैक्सिमस जो कि मैंने डायग्राम पहले बनाया था, जो मैंने मिटा दिया, मैंने ऐसे करके डायग्राम बनाया था कि ऐसे होती है इनकी लोकेशन। और मान लो कि ये मेरा जॉइंट है, तो ये अगर जॉइंट है तो इसके सुपीरियर रिलेशन में क्या है, तीनों मसल आ गई। लेकिन इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आई, सिर्फ ये अपनी आई, कौन सी, ग्लूटियल मैक्सिमस। तो पोस्टीरियर कहाँ है, मेरा ये है, तो पोस्टीरियर में है अपनी ग्लूटियल मैक्सिमस, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फीरियर की। इन्फीरियर की तो ऊपर मैंने बोला था ऑब्टरेटर इंटरनस जो है वो पोस्टीरियर में है, लेकिन इसका एक्सटर्नस वाला जो ऑब्टरेटर एक्सटर्नस जो मसल है वो आ जाती है इन्फीरियर में। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ टेंडोन आता है और यहाँ पर ये मसल होती है, पूरी मसल सिर्फ पोस्टीरियर में रह जाती है, टेंडन इन्फीरियर में पहुँचता है। उसके अलावा पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस, ये चीज़ें कैसे पता चल रही हैं? क्योंकि जो एक तरीके से ऐसा समझो कि जो थाई का जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो हिप जॉइंट के लिए इन्फीरियरली पड़ता है। मतलब कि थाई जो है वो हिप जॉइंट के रिलेटिवली नीचे है, उसका जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो उसकी इन्फीरियरली साइड लाई करता है। तो इसकी जो मीडियल कंपार्टमेंट की जो मसल थी वही मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, जैसे कि पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस। ये दोनों हैं क्या ये जब अपन ने फीमोरल ट्रेंगल पढ़ी थी उसका बेस बना रही हैं, ठीक है। उसके अलावा एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस मैग्नस, ये बातें तो सीधी सी बात है कि अगर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की बात करेंगे तो वहाँ पे एडक्टर तो आएगा ही आएगा। तो एडक्टर तीनों साथ में आती हैं। अब एक बार मैं इनका डायग्राम बना देता हूँ, साफ करना पड़ेगा। तो अपना डायग्राम देखते हैं एक बार, उसके बाद इसके मूवमेंट की बात करेंगे। ये अपना डायग्राम है, इसको मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है कि सामने वाला ये वाला हिस्सा है वो एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, इन्फीरियर है। इतनी बात अपने समझ में आई, ठीक है। अब एक बार ये बीच वाली जगह मैंने खाली छोड़ी है, उसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं। ये मैंने बोला था कि ये क्या है, ये ल्यूनेट सरफेस है, ठीक है, ल्यूनेट सरफेस है। किसके ऊपर, एसिटाबुलम कैविटी में मैंने बोला था ल्यूनेट सरफेस होता है। उसके अलावा ये क्या है, ये है मेरा एसिटाबुलर फोसा, ठीक है। ये क्या है, नोच, ये था एसिटाबुलर नोच। और एसिटाबुलर नोच को अभी मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक लिगामेंट बना दिया। ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट या ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। और ये क्या था, ग्लिनॉइड लैब्रम, एसिटाबुलर लैब्रम। एसिटाबुलर कैविटी के जो मार्जिन के ऊपर जो अपनी एक्सटेंशन प्रेजेंट थी उसको बोल रहे थे एसिटाबुलर लैब्रम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी क्योंकि अगर ये नाम यहाँ पे मेंशन करता है डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थोड़ा सिंपल रखने की ट्राई किए ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ तुम भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटीरियर से। एंटीरियर में मैंने बोला फीमोरल आर्टरी, वेन और नर्व आएंगी, ठीक है। ये मेरा डायग्राम है। डायग्राम में क्या करना है अपने, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो अपने हिप जॉइंट का जो एंटीरियर है वही किसका एंटीरियर है, अपनी थाई का एंटीरियर है। तो थाई के एंटीरियर वाली चीज़ें उठा के लिखनी है। तो मैंने आर्टरी, वेन, नर्व, तो ये मैंने लिख दी फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व, तीनों चीज़ें लिख दी एंटीरियर में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैंने लिखा इलियोसवास टेंडोन, और एक लिखा स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। तो एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि ये जो इतना हिस्सा मैंने बनाया, ये क्या बना दिया मैंने, एंटीरियर कंपार्टमेंट। सिर्फ एक डायरेक्शन की लेबलिंग करी है अभी तक, इतना समझ में आया, बस इतना एक बार ध्यान में रखो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, पोस्टीरियर में जाते हैं। मैंने बोला था वो डिसेक्शन वाली बात ध्यान में रखो, मैक्सिमस को हटाया, पेरिफॉर्मिस दिखी, पेरिफॉर्मिस के नीचे क्या दिखी, सियाटिक नर्व, वही चीज़ें देखनी है। पोस्टीरियर में क्या देखा, ये अपनी ग्लूटियल मैक्सिमस है,
ग्लूटियल मैक्सिमस सुपीरियर में भी रहती है और पोस्टीरियर में भी जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको जैसे ही अपन ने हटाया था क्या दिखी थी, पेक्टिनियस। तो पेक्टिनियस मसल ऐसी है, ठीक है, ये पेक्टिनियस मसल हो गई। और इसके नीचे क्या बताया था, सियाटिक नर्व, तो ये सियाटिक नर्व आ गई। तो ये चीज़ें इतनी क्लियर हुई कि पेरिफॉर्मिस, ग्लूटियल मैक्सिमस, पेरिफॉर्मिस और सियाटिक नर्व, अब ये तक 3 चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद मैंने ये बात बताई थी कि ये जो अपनी ऑब्टरेटर इंटरनेस होती है और जो ये सुपीरियर और इन्फीरियर जेमिली होती हैं, ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं। कैसे प्रेजेंट होती हैं, बीच वाली क्या है, ऑब्टरेटर इंटरनेस, और ऊपर वाली क्या है, सुपीरियर जेमिली, नीचे वाली क्या है, इन्फीरियर जेमिली। सुपीरियर जेमिली, इन्फीरियर जेमिली, बीच में क्या है, ऑब्टरेटर इंटरनेस। उसके अलावा फिर जब थोड़े से नीचे गए अपन तो वहाँ पर अपनी ये ऑब्टरेटर इंटरनेस हो गई थी, फिर ऑब्टरेटर एक्सटर्नस आएगी और इनके बीच में आएगी क्वाड्रेटस फ्यूमरिस। क्वाड्रेटस एंटीरियर में नहीं होती, पोस्टीरियर में होती है, याद है ना। तो पेरिफॉर्मिस, ग्लूटियल मैक्सिमस और ये सभी चीज़ें क्या हो गई, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया। तो इतने में कोई समस्या है अभी तक? मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर तुम कंपार्टमेंट की मसल्स याद करके फिर अगर ट्राई करोगे इधर देखने की, अब मेरे पास बोन होती तो मैं उससे भी याद करा देता तुम्हें, लेकिन इतनी एंटीरियर और पोस्टीरियर तो तुम्हें समझ में आया। अब बात करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर की। तो सुपीरियर में मैंने बोला कि अपनी होती हैं ये तीनों ग्लूटियस होती हैं और उसके अलावा रिफ्लेक्टेड ऑफ हेड ऑफ रेक्टस फ्यूमरिस। तो भाई ये इतना सही ड्रॉ करना है। तो ग्लूटियल मैक्सिमस सबसे लंबी मसल होती है जो सुपीरियर में भी प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर में भी प्रेजेंट होती है, अपने ड्रॉ की। उसके नीचे ग्लूटियस मीडियस, उसके नीचे ग्लूटियस मिनिमस और उसके साइड में क्या हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फ्यूमरिस। तो एक बात यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि ये तीनों मसल्स ने किसको कवर कर रखा है, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फ्यूमरिस। जब एक्चुअल में अपन डिसेक्शन करते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ दिखती है। ये तीनों मसल्स को हटाने के बाद ही अपने को रेक्टस फ्यूमरिस का रिफ्लेक्टेड हेड दिखता है। तो ये इतनी बात किस चीज़ की हो गई, सुपीरियर रिलेशन की। ये क्या होगा, सुपीरियर रिलेशन। बिल्कुल आसान था ड्रॉ करना, सिर्फ 4 चीज़ें ड्रॉ करनी थी, कर दी। एंटीरियर में सिर्फ 3-4 चीज़ें ड्रॉ करनी थी, कर दी। पोस्टीरियर में थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन सिंपल थी। सबसे पहले अपने ग्लूटियल मैक्सिमस को बनाना है, उसके बाद अपने पेरिफॉर्मिस बनाई, सियाटिक नर्व बनाई, उसके बाद ऑब्टरेटर इंटरनेस रख के सुपीरियर जेमिली, इन्फीरियर जेमिली बना दी। उसके नीचे फिर पोस्टीरियर है तो टस आएगा, क्वाड्रेटस, और लास्ट में ऑब्टरेटर इंटरनेस आ गई थी तो ऑब्टरेटर एक्सटर्नस भी आ जाएगी। ठीक है, अब सिर्फ एक क्वाड्रेंट बचता है इन्फीरियर। इन्फीरियर को मैंने कैसे बताया था कि हिप जॉइंट की अगर अपन लोकेशन देखें तो हिप जॉइंट है कैसे, ये मैंने फीमर नहीं है, फीमर का हेड नहीं है, ये एसिटाबुलम कैविटी है। तो एक तरीके से अपनी जो हिप बोन है वो एक तरीके से लेटरली वो प्रोजेक्शन दे रही है, इसका क्या बोलते हैं, लेटरली इन्फीरियरली प्रोजेक्शन दे रही है एसिटाबुलम कैविटी। तो उसके चलते जो थाई का जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो इसके इन्फीरियर रिलेशन में आता है। थाई का जो मीडियल कंपार्टमेंट था वो इसके इन्फीरियर रिलेशन में आया। क्यों आया वो समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसी ही होती है कि एसिटाबुलम जो कैविटी है उसकी डायरेक्शन होती है लेटरली, इन्फीरियरली और एंटीरियरली। तो जिसकी वजह से आगे की तरफ ऐसे प्रोजेक्टेड रहती है। और फीमर की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मीडियली, बैकवर्ड और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्या, सुपीरियर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि एसिटाबुलम कैविटी की देख रहे हैं, इसकी वजह से जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई था वो अपने को इसके इन्फीरियर में दिख रहा है। तो वहाँ पर जब इन मीडियल सरफेस ऑफ थाई के बात आती है तो अपनी तीनों अडक्टर सीधे भागे आएंगी। तो तीनों साथ में आई, साथ में लिख दी मैंने, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस। उसके साथ में 2 मसल और आई, पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस। तो पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस बना दी मैंने। पेक्टिनियस इसके पास में होती है जस्ट, और ग्रेसिलिस थोड़ी साइड में होती है, तो उसके हिसाब से मैंने बना दी। अब बची ऑब्टरेटर एक्सटर्नस। तो ऑब्टरेटर एक्सटर्नस की मसल तो वहाँ थी और इसका टेंडन यहाँ है। तो ऑब्टरेटर एक्सटर्नस जो मसल है वो पोस्टीरियर में काउंट होगी और इसका टेंडन जो है वो इन्फीरियर में काउंट होगा। तो ये क्या हो गया मेरा, इन्फीरियर कंपार्टमेंट हो गया। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर इन मसल को तुम ऐसे याद रखोगे कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल सारी लिखनी है तो आसानी से लिख पाओगे। अब बात करते हैं मूवमेंट्स की, मूवमेंट्स ऑफ हिप जॉइंट। उसके लिए साफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट की। तो इसमें अपने को 7 मूवमेंट पढ़नी है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब होता है कि एंगल कम हो रहा है। मान लो ये एक्सटेंडेड पैर है, अगर इसका जॉइंट के ऊपर से एंगल अगर कम हो रहा है तो वो है अपना क्या, फ्लेक्शन। और एंगल अगर बढ़ रहा है
तो वो क्या चीज़ होती है, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मीनिंग पता है। एडक्टर का मतलब होता है कि बॉडी की ये मिड लाइन है, तो अगर ये हाथ यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, एडक्शन कर रहा है। और वही अगर ये यहाँ से यहाँ हाथ था और यहाँ से ये हाथ यहाँ जा रहा है तो वो क्या है, अबडक्शन है। तो एडक्शन मतलब बॉडी लाइन के पास में मूवमेंट होना, अबडक्शन मतलब बॉडी लाइन के दूर मूवमेंट होना। लेटरल रोटेशन मतलब कि एंटीरियर की तरफ से लेटरल रोटेट होना। मान लो कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे है, और अगर इसकी मैं अगर लेटरली मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये हुई, और ये अगर मेरा हाथ है और इसकी मीडियल रोटेशन करूँगा तो ये हुई। मतलब कि अगर मिड लाइन की तरफ, एंटीरियर से मिड लाइन की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है, मिड लाइन की तरफ, तो वो क्या चीज़ होती है, मीडियल रोटेशन। और अगर पीछे की तरफ मूवमेंट हो रही है, इसकी मिड लाइन की नहीं बल्कि एंटीरियर से लेटरल की साइड मूवमेंट हो रही है, तो इसको बोलेंगे लेटरल रोटेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और सर्कमडक्शन मतलब रोटेटरी। अगर पैर को जैसे हिलाते हैं, जैसे हाथ को हिला के दिखाऊं, तो ये है मेरा सर्कमडक्शन। वैसे अपन पैर को भी हिला सकते हैं, तो वो भी पैर के लिए, या फिर मैं बोलूँ हिप जॉइंट के लिए क्या है, सर्कमडक्शन है। तो पहली बात फ्लेक्शन। फ्लेक्शन अगर फ्लेक्शन करा रहा है तो मसल जो होंगी वो कहाँ की मसल होंगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल होंगी, क्योंकि जो हिप जॉइंट है उसका फ्लेक्शन कंपार्टमेंट कौन सा है, एंटीरियर कंपार्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जो हिप जॉइंट की मूवमेंट होती है वो सामने की तरफ ही होती है। ऐसा नहीं है कि हिप जॉइंट से हिप बोन पीछे की तरफ चली, या मैं बोलूँ फीमर पीछे की तरफ तो नहीं जाती, या तो वो एक्सटेंड होती है या फिर वो आगे की तरफ फ्लेक्स होती है, जो कि अपने दौड़ने के टाइम पे होती है। तो यहाँ पर जो मसल आएगी वो कौन से कंपार्टमेंट की आएगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल आएगी। एंटीरियर कंपार्टमेंट की सभी मसल थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन जो चीफ मसल होती है वो अपनी होती है इलिया श्वास का टेंडन। ठीक है, मतलब इलियाकस मसल और श्वास जो मसल है अपनी वो, तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, अपनी फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। उसके बाद अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो एक्सटेंशन में कहाँ की मसल आएंगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की लगभग सारी मसल ही हेल्प करती हैं, लेकिन जो मेन मसल होती हैं, जो दो जो हेल्प करती हैं, उसका नाम है ग्लूटियल मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग। ग्लूटियल मैक्सिमस ठीक है, ग्लूटियल मैक्सिमस तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन पोस्टीरियर रिलेशन में अपन ने हैमस्ट्रिंग नहीं पढ़ा। अगर डायग्राम याद हो तो मैं वहाँ पे मैंने यहाँ पर एक कोने में मसल बनाई थी जिसके ऊपर हैमस्ट्रिंग लिखा हुआ था। हैमस्ट्रिंग एक्चुअल में जो हिप जॉइंट है उसके क्लोज रिलेशन में नहीं होते, इसलिए मैंने वहाँ पे इस टेबल में नहीं लिखा, वरना यहाँ पर भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी दूर होती है ये, जिसको इसलिए मैंने नहीं लिखी थी हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल में 4 मसल होती हैं, वो पता ही है, बाइसेप्स फीमोरिस, उसके अलावा सेमीटेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस। उसके बाद करते हैं एडक्शन की बात। एडक्शन मतलब एडक्शन कराएगी। और थाई का मीडियल कंपार्टमेंट क्या होता है, एडक्शन ही होता है, एडक्टर कंपार्टमेंट बोलते हैं उसको। और वो कहाँ पर आता है, इसके इन्फीरियर कंपार्टमेंट में आता है। तो ये जो मसल होती हैं ये पूरी ये क्या कराएंगी, एडक्शन कराएंगी। इन्फीरियर वाली एडक्शन कराएंगी, तो ये क्या कराएंगी, अबडक्शन कराएंगी। तो ये अबडक्शन कराएंगी और ये क्या कराएंगी, एडक्शन कराएंगी। ठीक है, तो ये एडक्शन करा दी, इन्होंने एडक्शन कराया। तो एडक्शन में मेन मसल जो जिनमें एडक्शन आ रहा है वो सबसे ज़्यादा एडक्शन कराएंगी। तो एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस। ठीक है, अब बात करूँ एबडक्शन की, मतलब ऑपोजिट मूवमेंट। तो इन्फीरियर कंपार्टमेंट की मसल अगर मेरा एडक्शन करा रही थी, तो जो सुपीरियर कंपार्टमेंट की मसल है वो क्या करेंगी, एबडक्शन कराएंगी। तो इनमें से जो मेन मसल, क्योंकि ग्लूटियल मैक्सिमस तो मेनली एक्सटेंशन में काम आती है ना, तो इसलिए बच गई 2 ये, और ये तो आधी उधर है आधी इधर है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 मसल जो होती हैं, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मिनिमस, ये क्या कराती हैं, एबडक्शन कराती है, मतलब कि पैर को दूर लेके जाती हैं। ठीक है, अब इसी की अगर मैं उल्टा देखूं, अगर लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन की बात करूं, तो जो एडक्शन में जो हेल्प करा रही हैं वो मीडियल रोटेशन में भी हेल्प कराएंगी। ठीक है, मीडियल रोटेशन में हेल्प कराने वाली सेम मसल आ जाएंगी फिर, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख दी। उसके बाद अगर बात करूँ मैं इसकी लेटरल रोटेशन की, तो लेटरल रोटेशन ये मसल नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ अंदर की तरफ ही ले जाती है, लेटरली रोटेट नहीं करा सकती। उसके लिए अपन जाएंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अपन ने उठाई ऑब्टरेटर इंटरनस, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस और अपनी दोनों जेमिली। उसके अलावा अपने उठाई टस, क्वाड्रिसेप्स नहीं है, क्वाड्रिटस है। तो क्वाड्रिटस फीमोरिस, सुपीरियर जेमिली, इन्फीरियर जेमिली, ऑब्टरेटर इंटरनस, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस। तो ये जो मेन मसल थी किसी भी हिप जॉइंट की मूवमेंट के लिए वो मैंने बताई, और इनको कंपार्टमेंट बना करके हेल्प, मतलब उसकी वजह से सिंप्लीफाई करने की ट्राई की है मैंने। और सर्कमडक्शन में कलेक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होता है लगभग हर मसल का सर्कमडक्शन के अंदर। तो इसी के साथ अपना हिप जॉइंट कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और, कि जो भी अपन ने लिगामेंट पढ़े थे वो इसके सुपीरियर जो सरफेस था,
हिप जॉइंट है उसका जो सुपीरियर जो चीज़ है, सुपीरियर अगर मैं बोलूँ उसका बॉर्डर को अलग या सरफेस बोलो, उस वहाँ पर वो टेंडन जो थे वो थिक थे किसी भी लिगामेंट के। स्पेशली मैं बात करूँ तो वो जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पे लॉन्ग इलियोफीमोरल लिगामेंट पढ़ा था, इलियोफीमोरल लिगामेंट पढ़ा था, उसके जो टेंडन थे मैंने बोला ट्रायंगल शेप का था, उसमें जो सुपीरियर उसके थे जो फाइबर होते हैं, 2 टाइप के फाइबर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, उसमें 2 टाइप के फाइबर होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे आते हैं, ठीक है, और वो थिकनिक बनाते हैं, ऊपर वाले ये मिडल और ये इन्फीरियर वाले वर्टिकल होते थे, ये वाले ओब्लिक होते थे, तो ये वाले सबसे ज़्यादा थिक हो जाते हैं। एक तो बात मैंने ये बताई है वहाँ पे, ये बात तो बताई थी, लेकिन ये बात दीजिए ध्यान में रखना, ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर की बात थी। और जो अगर मैं बात करूँ इसके ये एक्सटर्नल फाइबर जो कि लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, जो इंटरनल फाइबर थे वो सर्कुलरली प्रेजेंट है, और सर्कुलरली प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, नेक ऑफ जो फीमर थी उसके अराउंड उसको रैप करेंगे, या फिर बोलूँ कि उसको टाइटली होल्ड करेंगे, होल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो लेकिन जो ये इन्फीरियर मोस्ट जो हिस्सा होता है हिप जॉइंट का वो सबसे ज़्यादा वीक होता है। और अगर यहाँ पर क्लिनिकल की बात करूँ कि अगर लास्ट पॉइंट अगर क्लिनिकल पॉइंट अपन ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं कि अगर अपन फीमर की नेक के ऊपर फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर एट नेक ऑफ फीमर, ठीक है, फ्रैक्चर एट नेक ऑफ फीमर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होएगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हेड को जो सप्लाई कर रही थी आर्टरीज वो सिर्फ नेक के थ्रू ही सप्लाई कर रही थी, नेक के ऊपर अराउंड रैप होके, जो हम अपन ने नाम पढ़े ना, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी, वो चीज़ें हैं कहाँ पर, वो नेक पे ही तो है। अगर उन्हीं को तोड़ दिया तो इसको सप्लाई कौन करेगा? तो ये यहाँ पे नेक का फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेक का फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, पेशेंट को चल भी नहीं पाएगा, तगड़ा दर्द होगा। उसके अलावा अगर पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर मान लो ये फीमर थी, फीमर की अगर शाफ्ट ही टूट गई तो इसके अंदर का जो 2 बोन मैरो होते हैं ना बोन के अंदर, एक येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो तो अंदर होता है और जो येलो बोन मैरो होता है वो क्या होता है, फैट होती है, फैट ब्लड में आएगी तो एम्बोलिज्म कराएगी, वो जाके कहीं कहीं पर जा करके सिस्टम को, आर्टरीज को ब्लॉक कर देगी। तो फैट की वजह से अगर कहीं पर ब्लॉकेज हो रही है तो उसको बोलते हैं क्या, फैट एम्बोलिज्म। तो फैट एम्बोलिज्म एक और क्लिनिकल पॉइंट इसका ऐड कर सकते हो। थैंक यू।